हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी क्लास पार्ट 16 के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी की सीरीज में 15 पार्ट्स को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री को और उत्तराखंड की पॉलिटी के कुछ पार्ट को कवर अप किया है। और इस वीडियो में दोस्तों हम पार्ट 16 में उत्तराखंड की ज्योग्राफी को कवर करेंगे। और उत्तराखंड की ज्योग्राफी के 2 पार्ट्स हमने पहले से अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो दोस्तों उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस करने में जो भी आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वह उन्हीं 2 पार्टों से संबंधित है, जो कि मैंने आपको विस्तृत व्याख्या सहित बताए हैं। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। इसी के साथ साथ दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित किसी भी प्रकार के ऑनलाइन कोर्स और प्रैक्टिस सेट के बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, या फिर उत्तराखंड की स्पेशली टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो कि मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था। लगभग सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया है कि राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी और गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी और हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं। तो तराई क्षेत्र में दोस्तों, तराई भाबर का जो क्षेत्र है उसमें से मुख्यतः तराई क्षेत्र में कुमाऊनी और गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी और हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं। तराई क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कृषि हेतु उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उधम सिंह नगर जनपद का अधिकांशतः जो भाग होता है वह तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें बंगाली, हरियाणवी, पंजाबी और अन्य अन्य प्रकार के धर्मों के लोग सर्वाधिक जो विविधता पाई जाती है, हम कह सकते हैं, वह तराई क्षेत्र में ही पाई जाती है। पाताल तोड़ कुएं भी दोस्तों तराई क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। और तराई क्षेत्र के बारे में डिटेल से मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि यह गंगा के मैदानी क्षेत्र के उत्तर में तथा भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। और नई मिट्टी से बना क्षेत्र जो होता है तराई क्षेत्र होता है, और पुराना जो कंकड़ पत्थर से बना हुआ क्षेत्र होता है वह हमारा भाबर क्षेत्र होता है। अगला 32वां प्रश्न है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई दोस्तों कितनी होती है? 850 से 1200 मीटर, 850 से 750 से 100 मीटर, 750 से 1500 मीटर, या 750 से 1300 मीटर। तो शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई में दोस्तों आपका एक्यूरेट जो आंसर होगा वो होगा 750 से 1200 मीटर वाला। वैसे एक्चुअलिटी में बात करें शिवालिक श्रेणियों की, तो शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई होती है दोस्तों, जिसे हम बाह्य हिमालय या फिर हिमालय का पाद क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, यह 700 से लेकर 1200 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 750 से 1300 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो शिवालिक श्रेणियों के बारे में बात कर लेते हैं। इसे बाह्य हिमालय, हिमालय का पाद कहा जाता है, और हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला के नाम से भी शिवालिक क्षेत्र को ही जाना जाता है। और शिवालिक श्रेणी का ही प्राचीन नाम मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शिवजी की भौहें। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा भी दोस्तों शिवालिक हिमालय क्षेत्र में ही होती है, और राज्य में सर्वाधिक जो पर्यटन केंद्र हैं वह भी शिवालिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। सबसे नवीन क्षेत्र होने के कारण दोस्तों यहाँ पे जीवाश्मों की अधिकता या खनिज की दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण हमारा शिवालिक क्षेत्र को ही माना जाता है। ठीक है। बाकी आपको बताइए दोस्तों, शिवालिक हिमालय हमारा लघु या मध्य हिमालय से किस प्रकार से अलग होता है? तो शिवालिक हिमालय दोस्तों लघु या मध्य हिमालय से दोस्तों जो हमारा शिवालिक क्षेत्र होता है या बाह्य हिमालय होता है वह मध्य हिमालय से किस लाइन से जो अलग होता है? तो एमबीटी लाइन से अलग होता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट लाइन से। बाकी जो हमारा मध्य हिमालय होता है या लघु हिमालय होता है वह बृहत हिमालय से किस लेखा द्वारा अलग होता है? एमसीटी लाइन द्वारा, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। और जो हमारा शिवालिक क्षेत्र है वह तराई भाबर क्षेत्र से या गंगा के मैदानी क्षेत्र से किस लाइन द्वारा विभक्त होता है? तो एचएफएफ यानी कि हिमालयन फ्रंटेड फॉल्ट लाइन द्वारा अलग होता है। ये मैं आपको दोस्तों डिटेल्स में पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको एग्जैक्टली वहाँ से सब कुछ चीज़ें पता चल जाएगी। बाकी शिवालिक क्षेत्र का विस्तार दोस्तों उत्तराखंड के कितने जनपदों में पाया जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शिवालिक क्षेत्र का विस्तार उत्तराखंड के 7 जनपदों में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, और ये दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन है यूके ट्रिपलएससी और यूके पीएससी का, कि उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? और बच्चे को इसका आंसर पता होता है। 53,483 किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। और उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों? 1.69% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, यानी कि उत्तराखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 18वां स्थान है। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। और बहुत बार मैं बता भी चुका हूँ उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल के बारे में। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन मैं दोस्तों आपसे पूछ रहा हूँ कि कुमाऊं मंडल का क्षेत्रफल अधिक है या गढ़वाल मंडल का क्षेत्रफल अधिक है? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिवालिक श्रेणी का प्राचीनतम नाम है मैनाक पर्वत, मंदगाधन पर्वत, कैलाश पर्वत, या इनमें से कोई नहीं? तो पहले ही बता दिया था दोस्तों मैंने आपको कि जो आपका शिवालिक श्रेणियां हैं, या जिसे हम बाह्य हिमालय क्षेत्र या हिमालय का पाद नाम से भी जानते हैं, यह हिमालय श्रेणी का सबसे नवीन भाग है। इसी कारण दोस्तों इसे मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन समय में। किस नाम से? मैनाक पर्वत के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है।
अगला हमारा प्रश्न है माणा दर्रा स्थित है। तो सभी लोगों को दोस्तों पता होता है उत्तराखंड में हमारा माणा दर्रा स्थित है। अब माणा दर्रा भी उत्तराखंड में किस किस के मध्य में स्थित है? तो ये एक दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दर्रा है जो कि चमोली जनपद और चीन के मध्य में या तिब्बत के मध्य में स्थित है। चमोली और तिब्बत के मध्य में स्थित दोस्तों क्या? माणा दर्रा। ठीक है, माणा, नीति, किंगरी विंगरी, ये सभी दर्रे हमारे कहाँ पे स्थित हैं? चमोली और तिब्बत के मध्य में स्थित हैं। जैसे कि घाटरलिया, चौराहोती, सलसल, तुंजम, ये सारे दर्रे चमोली और तिब्बत के मध्य में स्थित हैं। और इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों दर्रों से एग्जाम में हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, इसलिए मैंने आपको दर्रे इससे पिछली 2 वीडियो में भी डिटेल्स में बताए हुए हैं, उनको ही आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन सा है? कोठारी दून, चौखाम दून, पाटली दून या फिर देहरादून? तो राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है दोस्तों? वो है देहरादून। और राज्य का सबसे प्रसिद्ध द्वार कौन सा है दोस्तों? वो है हरिद्वार। ठीक है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में दून या द्वार क्षेत्र जो होता है दोस्तों वह लघु या मध्य हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक क्षेत्र के उत्तर में पाया जाता है। और दून या द्वार क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 350 मीटर से लेकर के 750 मीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। जिसमें से राज्य का सबसे बड़ा दून या सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है? वो है देहरादून, जिसकी लंबाई दोस्तों 75 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 24 से लेकर 32 किलोमीटर के मध्य में स्थित है। ठीक है, और मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के बीच में पाई जाने वाली जो क्षैतिज और चौरस घाटियां होती हैं उनको दून कहा जाता है। और यही जो घाटियां पूर्व वाले भाग में पाई जाती हैं उन्हीं को द्वार कह के संबोधित किया जाता है। तो आपको याद रखना है दून या द्वार क्षेत्र के बारे में, जिसमें से सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून है। सबसे बड़ा द्वार कौन सा है दोस्तों? वह है हरिद्वार। अब यहाँ पे दोस्तों एक है कोठारी दून, ठीक है, या कोठरी दून, ये कौन से जनपद में स्थित है? तो कोठारी दून और चौखम दून दोस्तों यह पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ये दोनों दून कहाँ है? जो पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। हर का दून एग्जाम में पूछा गया, हर का दून दोस्तों कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। पाटली दून कहाँ स्थित है दोस्तों? नैनीताल में स्थित है पाटली दून। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। और कोटा दून भी कहाँ है? नैनीताल में ही स्थित है। और दून घाटी में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है और भूस्खलन की घटनाएं भी दून घाटियों में हमें अधिकतर देखने को मिलती हैं। याद रखना है आपको ये सब। अगला प्रश्न है देखिए नीति, किंगरी विंगरी, सैल, साल व धर्मा क्या है? ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही बताया हुआ है। ये दोस्तों सभी क्या हैं? दर्रे हैं। सभी क्या हैं? दर्रे हैं। जिसमें धर्मा या धारमा दर्रा दोस्तों कहाँ है? पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में स्थित है। ठीक है, नीति, किंगरी विंगरी और सलसला दर्रा ये कहाँ स्थित है? चमोली और तिब्बत के मध्य में स्थित है। याद रखना है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड का पामीर दूधातेली श्रेणी किसका अंग है? शिवालिक क्षेत्र का, मध्य हिमालय का, वृहत हिमालय का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बहुत दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो उत्तराखंड का पामीर है जिसे हम दूधातोली पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, यह किसका पार्ट है? यह मध्य हिमालय का दोस्तों हमारा पार्ट है। तो आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी, मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है दूधातोली पर्वत श्रृंखला, जिसे उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। और इस दूधातोली पर्वत श्रृंखला का विस्तार दोस्तों उत्तराखंड के 3 जनपदों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? चमोली, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा, इन 3 जनपदों में दूधातोली पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है, जिसमें से सर्वाधिक विस्तार इसका चमोली जनपद में पाया जाता है। अब दूधातोली पर्वत श्रृंखला को दोस्तों उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है और इसी को दोस्तों पंचनद नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दूधातोली पर्वत श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है। अब ये 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? याद रखना है दोस्तों आपको। पश्चिमी रामगंगा नदी, आटागाड़ नदी, पश्चिमी नयार नदी, पूर्वी नयार नदी और वूनो नदी, इन 5 नदियों का उद्गम दोस्तों दूधातोली पर्वत श्रृंखला से होता है। इसी कारण से उत्तराखंड का पामीर या पंचनद नाम से भी जाना जाता है। और औषधीय वनस्पतियां, वनों और कई प्रकार के अन्य जीव जीवों के कारण दोस्तों हमारा दूधातोली पर्वत श्रृंखला काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर जब गर्मियों का मौसम होता है वहाँ पर गद्दी और गुजर जनजाति के लोग या अन्य जनजातियों के लोग पशुओं को चराने भी आते हैं दोस्तों। और आपको याद रखना है जो ये उत्तराखंड का पामीर यानी कि दूधातोली रेंज है दोस्तों, तो जो चांदपुर परगना जो क्षेत्र है जो था, मतलब ब्रिटिश काल में जो ये उत्तराखंड का पामीर वाला क्षेत्र था या चांदपुर परगने का हिस्सा था। उसी के बाद में दोस्तों जो हमारा गैरसैंण है, जो हमारी उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है दोस्तों, या उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वह भी दोस्तों हमारा उत्तराखंड का पामीर यानी कि दूधातोली पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। यहीं से दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है दोस्तों कि दुग्धताल की श्रेणी में, यह भी दूधातोली पर्वत श्रृंखला में ही है। चमोली और पौड़ी गढ़वाल में इसका विस्तार पाया जाता है और दूधातोली क्षेत्र को पंचनद नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक और पॉइंट याद रखना है, यह मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। और दूधातोली क्षेत्र के आसपास दोस्तों कोदिया बगड़ है। कोदिया बगड़ क्या है? जहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की क्या है? समाधि स्थित है। कोदिया बगड़ नामक स्थान भी दूधातोली पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। ठीक है, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली दोस्तों उत्तराखंड का पामीर यानी कि दूधातोली क्षेत्र से बहुत अधिक प्रभावित थे,
इसी कारण उन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 12 जून को उनकी याद में कोदियाबगड़ में मेला भी लगता है। ठीक है, और दोस्तों 1960 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने ही दोस्तों नेहरू जी से यहाँ पर भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग भी करी थी। इसी कारण हमारा उत्तराखंड का पामीर यानी कि दूधातोली पर्वत श्रृंखला वाला क्षेत्र प्रसिद्ध माना जाता है। तो प्रश्न एग्जाम में ये पूछा गया दोस्तों एक बार कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग कब की थी गैरसैंण को, तो 1960 में करी थी। याद रखना आपको कब करी थी, 1960 में करी थी। इस क्षेत्र को यानी कि जो हमारा दूधातोली पर्वत श्रृंखला वाला क्षेत्र है, इसे भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग करी थी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने कब, 1960 में। तो इतने सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं उत्तराखंड का पामीर दूधातोली पर्वत श्रृंखला से, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यह मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय का एक अंश माना जाता है। और मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है राज्य में वह 1800 से लेकर दोस्तों 3000 मीटर तक पाई जाती है। ठीक है, कहीं कहीं अब आपको अलग अलग मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1200 से लेकर के 4500 मीटर तक की जो ऊंचाई होती है वहाँ पर लघु हिमालय या मध्य हिमालय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। तो जो हमारा मध्य हिमालय है, अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई, तो आपको 1200 से लेकर के 4500 मीटर ही याद रखना। 1200 से लेकर 4500 मीटर तक की ऊंचाई तक कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, मध्य हिमालय का क्षेत्र पाया जाता है, जिसे हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड के कितने जनपदों में लघु हिमालय या मध्य हिमालय का विस्तार हमें देखने को मिलता है, तो उत्तराखंड के लगभग दोस्तों हमें 9 जनपदों में लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि सर्वाधिक विस्तार उत्तराखंड में किस हिमालय का है, तो वह लघु या फिर मध्य हिमालय का ही है। ये फैक्ट भी आपको डायरेक्टली नोट करने हैं। जो अगर हम बात करें दोस्तों उत्तराखंड का पामीर दूधातोली पर्वत श्रृंखला, पहाड़ों की रानी मसूरी, रानीखेत, दूधातोली पर्वत श्रृंखला, बिनसर पर्वत श्रृंखला, द्रोणगिरी पर्वत श्रृंखला, यह सभी हमारे लघु हिमालय या मध्य हिमालय क्षेत्रों के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ पर कर्णधारी वन पाए जाते हैं और इसका जो ऊपरी भाग होता है दोस्तों, उस क्षेत्र में कुछ हमारे बुग्याल भी पाए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स दोस्तों आपको याद रखने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है, तो पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है दोस्तों, और पहाड़ों का राजा चक्राता को कहा जाता है। दोनों देहरादून जनपद में ही स्थित है। ठीक है, मसूरी की जो खोज हुई थी कैप्टन यंग या कैप्टन जोग के द्वारा 1825 में की गई थी दोस्तों। और जो पहाड़ों की रानी मसूरी है, यह भी मध्य हिमालय श्रेणी या फिर दोस्तों लघु हिमालय श्रेणी का ही अंग माना जाता है, पहाड़ों की रानी मसूरी। ठीक है, और मसूरी से संबंधित दोस्तों फैक्ट बहुत सारे हैं, जो कि मैं स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा। और पहले भी पोस्टमार्टम क्लासेज अगर आपने देखी हुई है, तो वहाँ पर मैं मसूरी के बारे में आपको बहुत डिटेल्स में बता चुका हूँ। तो इसलिए आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देख लीजिएगा, जो पुरानी वीडियोज़ हैं। ठीक है, बाकी लघु या मध्य हिमालय क्षेत्रों के बारे में थोड़ा सा और चीज़ें हम बता दें। यहाँ पर जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, यहाँ पर वलित और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं दोस्तों। और इसी हिमालय से सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया, नयार, मंडल और जो हमारा दूधातोली पर्वत श्रृंखला से नदियों का उद्गम होता है, वो सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन या फिर कर्णधारी वन पाए जाते हैं। और इस हिमालय का जो प्रमुख वृक्ष दोस्तों वह चीड़ माना जाता है। ठीक है, और बुग्याल या प्यार भी इस क्षेत्र के ऊपर वाले फॉल्ट में माने जाते, मतलब भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतने फैक्ट, और 1200 से लेकर 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है, तो इतने फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं मध्य हिमालयी क्षेत्र से। ठीक है, बाकी दोस्तों देखिए बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब वही बात है कि क्या क्या चीज़ें आपको बताई जाए। ठीक है, तो मसूरी के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो मसूरी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ दोस्तों, कि मसूरी से एक प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मसूरी की खोज कब की गई थी या मसूरी की स्थापना कब की गई थी। तो कैप्टन यंग के द्वारा दोस्तों, या जिसे कभी कभी आप कैप्टन जोग नाम से भी पढ़ते हैं, उनके द्वारा मसूरी की स्थापना की गई थी कब, 1825 में। किसी किसी किताब में दोस्तों 1827 भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको ये दोनों ही याद करते हुए चलने हैं। ठीक है, और मसूरी किस जनपद का भाग है, तो मसूरी दोस्तों हमारा देहरादून जनपद में आता है। पहाड़ों की रानी नाम से इसे जाना जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार के रूप में भी दोस्तों मसूरी को ही जाना जाता है। ठीक है, कैप्टन यंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अब स्थापना के अलग अलग वर्ष मैंने आपको बताया, 1825 भी है, 27 भी है, कहीं कहीं आप 1823 भी देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों एक और प्रश्न मसूरी से पूछा गया है कि मसूरी का जो नाम है वह किसके नाम पर पड़ा था। तो मसूरी का जो नाम है दोस्तों वह मसूर पौधे के नाम से पड़ा था। आप लोगों ने मसूर की दाल खाई होगी ना, तो मसूर पौधे के कारण ही मसूरी का नाम पड़ा था, नामकरण हुआ था। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। मसूरी की पहली इमारत दोस्तों कौन सी है, मलिंगार होटल है। मलिंगार होटल जो कि 1828 में बनी थी। एक और प्रश्न दोस्तों मसूरी से कि मॉम संग्रहालय उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, वैयक्तिक सहायक में प्रश्न पूछा गया है। मॉम संग्रहालय दोस्तों मसूरी में ही स्थित है। ठीक है, मसूरी में ही सेंट जॉर्ज विद्यालय भी है। मसूरी में ही दोस्तों आप लोगों को याद रहना चाहिए लवासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी। यह प्रश्न भी दोस्तों पूछा गया एग्जाम में, एल लवासना। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी या उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, या मतलब आप ये कह सकते हैं कि तो नॉर्मली राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी या फिर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है, मसूरी में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1959 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में
कनिष्ठ सहायक के एग्जाम पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1959 को हुई थी। कहाँ स्थित है? या मसूरी में ही स्थित है। ठीक है, मसूरी में ही दोस्तों एक लाइब्रेरी है। और मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1843 में हुई थी। मसूरी गोलीकांड की घटना कब हुई थी? 2 सितंबर 1994 को दोस्तों मसूरी गोलीकांड की घटना हुई थी। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लाल टिब्बा है, लाल टिब्बा है दोस्तों। ठीक है, गनहिल नामक पहाड़ी भी कहाँ है? मसूरी में ही स्थित है। मसूरी रोपवे का निर्माण कब हुआ था? 1970 में मसूरी में रोपवे का निर्माण हुआ था। मसूरी में ही दोस्तों हार्डी जलप्रपात, भट्टा जलप्रपात, कैमल्स बैक और झड़ी पानी जलप्रपात, विंटर लाइन का आयोजन, हैप्पी वैली, लंडौर बाजार, क्लाउंस एंड विनोग पहाड़ी, एवरेस्ट हाउस दोस्तों यह सभी कहाँ स्थित है? मसूरी में स्थित है। जिसमें से एवरेस्ट हाउस वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि एवरेस्ट हाउस या एवरेस्ट का बंगला कहाँ स्थित था, तो यह दोस्तों मसूरी में ही स्थित है। लंडौर बाजार मसूरी में ही स्थित है। हैप्पी वैली दोस्तों मसूरी में ही स्थित है। क्राइस्ट चर्च हमारा मसूरी में ही स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के सबसे पहले समाचार पत्र द हिल्स का प्रकाशन भी मसूरी से ही किया गया था। राज्य की सबसे पहली नगर पालिका जो कि 1842-43 में बनी थी, मसूरी नगर पालिका ही थी। ठीक है, ये दोस्तों बहुत सारे प्रश्न है मसूरी से संबंधित, जैसे कि संतरा देवी मंदिर यह भी मसूरी में ही स्थित है। तो इतनी चीज़ें याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। दोबारा अगर नोट नहीं किया है तो दोबारा से नोट कर लो, और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि मसूरी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है किस हिमालय में? तो थोड़ी देर पहले ही दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ भी था कि रानीखेत भी हमारा मध्य हिमालयी क्षेत्र में ही स्थित है। ठीक है, मध्य हिमालय या लघु हिमालयी क्षेत्र में। अगला प्रश्न 41वां, निम्नलिखित में से किस हिमालय का अधिकांशतः भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है? तो सबसे उत्तर में दोस्तों पाया जाता है हमारा कौन सा इसमें से? मतलब अगर हिमालय की दृष्टि से बात करें तो महान हिमालय, तो महान हिमालय का जो अधिकांशतः भाग होता है दोस्तों यह वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, यानी कि हिमालय का ऐसा भाग जो कि वर्ष भर बर्फ से जमा रहता है, तो कौन सा हो जाएगा? महान हिमालय हो जाएगा दोस्तों, जिसी को हम क्या कहते हैं? वृहत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो महान हिमालय या वृहत हिमालय दोस्तों यह हमेशा क्या होता है? बर्फ से भरा रहता है। अब महान हिमालय के बारे में भी दोस्तों कुछ फैक्टों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे हम ग्रेट हिमालय, वृहत हिमालय या हिमाद्री नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? हिमाद्री नाम से भी जानते हैं, या उच्च हिमालय नाम से भी इसी को जानते हैं। उत्तराखंड राज्य की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं, जैसे कि नंदा देवी पर्वत श्रृंखला या जितनी भी लंबी चोटियां हैं, वह सभी कहाँ स्थित हैं दोस्तों? वह वृहत हिमालय वाले क्षेत्र में ही स्थित है। और यह क्षेत्र अधिकांशतः हमारा बर्फ से भरा हुआ क्षेत्र रहता है, जैसे कि नंदा देवी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, माणा, बद्रीनाथ, चौकम्बा, त्रिशूल, ये सभी जो क्षेत्र हैं यह वृहत हिमालय या उच्च हिमालय क्षेत्रों में ही आते हैं। ठीक है, वृहत हिमालय क्षेत्र जो होता है किस किसके मध्य में होता है दोस्तों? यह ट्रांस हिमालयी क्षेत्र और लघु या फिर मध्य हिमालय क्षेत्र के मध्य में स्थित होता है। ग्रेट हिमालय या फिर वृहत हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में दोस्तों 4500 से लेकर के 7817 मीटर तक की ऊंचाई तक हमारा वृहत हिमालयी क्षेत्र या महान हिमालयी क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। और वृहत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है। और महान हिमालय के निचले भागों में जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हें दोस्तों बुग्याल या फिर पयार कह के संबोधित किया जाता है। तो बुग्याल या पयार कहाँ पाए जाते हैं? मध्य हिमालय के ऊंचे भागों में, और जो बृहत हिमालय के निचले भागों में दोस्तों हमारा बुग्याल या पयार पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों इन्हीं बुग्याल या पयारों को हम घास के मैदान, मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग आदि नामों से भी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में इन घास के मैदानों को थच कहा जाता है। और इन्हीं बुग्यालों को, पयारों को या घास के मैदान को दोस्तों पशु चारकों का स्वर्ग नाम से भी जाना जाता है। और ग्रेट हिमालय या बृहत हिमालय के बारे में दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। तो हिमालय के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? तो वह दोस्तों हमारा ग्रेट हिमालय या बृहत हिमालय में ही सबसे कम वर्षा होती है। और बृहत हिमालय के मूल निवासी कौन होते हैं दोस्तों? तो भोटिया जनजाति के जो लोग होते हैं वह बृहत हिमालय के मूल निवासी माने जाते हैं। उत्तराखंड के कितने जनपदों में बृहत हिमालय का विस्तार पाया जाता है? उत्तराखंड के दोस्तों 6 जनपदों में बृहत हिमालय का विस्तार पाया जाता है। उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। और जो सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं या सबसे बड़ी बड़ी नदियां हैं, भागीरथी, अलगंगा, धौलीगंगा, गौरीगंगा, इन सभी नदियों का उद्गम स्थल हम कहाँ से मानते हैं? यह भी बृहत हिमालय से ही होता है। सबसे ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां भी दोस्तों बृहत हिमालय में ही पाई जाती हैं। ठीक है, और दर्रे बृहत हिमालय क्षेत्र और ट्रांस हिमालय क्षेत्र के मध्य में दर्रे पाए जाते हैं दोस्तों। मुख्यतः ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अधिकांशतः भाग में हमें दर्रे देखने को मिलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है। फूलों की घाटी किस क्षेत्र में स्थित है? तो बृहत हिमालय या महान हिमालय क्षेत्र में ही दोस्तों हमारा फूलों की घाटी स्थित है। ठीक है, यहाँ के जो प्रमुख निवासी होते हैं कौन होते हैं? भोटिया जनजाति के लोग होते हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय होता है पशुपालन। और भोटियाओं की ही उपजातियाँ जाड़, मारछा, तोलछा, ये भी हमारा इसी क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको तेज इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप मुख्यतः याद कर सकें। ठीक है, बाकी एक और प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों कि जो हमारा ट्रांस हिमालयी क्षेत्र होता है यह बृहत हिमालय या महान हिमालय से किस लाइन द्वारा अलग होता है? तो ITSZ, इंडो तिब्बत स्ट्रेटेजिक जोन, ITSZ लाइन द्वारा अलग होता है। ठीक है, या फिर कहीं कहीं आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा कि महान हिमालय या बृहत हिमालय तथा ट्रांस हिमालय को अलग करने वाली जो हमारी रेखा होती है
वह कौन सी होती है, तो ITSZ लाइन होती है, ठीक है। बाकी दोस्तों ट्रांस हिमालय क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं तो 8 भागों में हिमालय को बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है दोस्तों, हमारा गंगा का मैदानी क्षेत्र है सबसे दक्षिणी भाग। सबसे उत्तरी भाग है कौन सा, ट्रांस हिमालय, ठीक है। और ट्रांस हिमालय क्षेत्र में दोस्तों किसका विस्तार पाया जाता है, जैक्सर श्रेणी का विस्तार हमारा ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तराखंड में 2500 से लेकर के 3500 मीटर तक की ऊंचाई तक ये क्षेत्र पाए जाते हैं। और उत्तराखंड का वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश कहाँ स्थित है, यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र जो है जहाँ पर जैक्सर पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है वही हमारा उत्तराखंड का वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको याद भी रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, भूकंप, भूस्खलन, हिमालय हिमस्खलन या फिर बाढ़। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया दोस्तों, भूकंप का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। उत्तराखंड में कई भूकंप आए थे, मैंने आपको बताया हुआ भी है। और उत्तराखंड राज्य को भूकंप की दृष्टि से 2 जोनों में बांटा गया है, जोन 4 और जोन 5, ठीक है। और पूरे भारत को कितने जोनों में बांटा गया है, 5 भागों में जोनों में बांटा गया है, जिसमें से जोन 4 और जोन 5 हमारा उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अब देखिए जो जोन है, जोन 1 में ऐसे क्षेत्र आते हैं जो कि बहुत कम संवेदनशील होते हैं, जोन 2 में उससे अधिक संवेदनशील वाले क्षेत्र आते हैं, जोन 3 में मध्यम वाले आते हैं, जोन 4 में अधिक वाले आते हैं और जोन 5 में अधिकतम वाले आते हैं, ठीक है। तो जोन 5 और जोन 4 में उत्तराखंड को बांटा गया, यानी कि यहाँ पर जो भूकंप है वह अधिक प्रभाव क्षेत्र या फिर अधिकतम प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बाकी जोन 4 में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों, UKPSC में यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जोन 4 में कौन कौन से जिले आते हैं और जोन 5 में कौन कौन से जिले आते हैं। तो जोन 4 में देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधमसिंह नगर, ये जोन 4 में आते हैं। और जोन 5 में चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ और चंपावत आते हैं, ठीक है। बाकी भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, रिएक्टर स्केल से नापी जाती है, ठीक है। और भूकंप के अध्ययन को दोस्तों सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से भी नापते हैं, ठीक है, भूकंप की तीव्रता को ही, ठीक है। बाकी भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए यहाँ पे भूकंप मापी स्टेशन भी बनाए गए, कहाँ भी बनाए गए, देहरादून में, टिहरी में और गरुड़ गंगा में दोस्तों हमारा भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं, ठीक है। बाकी टिहरी झील जो है दोस्तों उसके नीचे से भी हमारा ऐसा मानते हैं कि हम केंद्रीय भ्रंश रेखा होकर गुजर रही है, जो कि भूकंप का कारण भी बन सकती है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों बहुत विनाशकारी भूकंप आए थे। सबसे विनाशकारी भूकंप जो उत्तराखंड में अभी तक आया हुआ है वो आया था 1803 में, जिसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता थी 9.0 से भी ज़्यादा, ठीक है। बाकी भूकंप आने के कारण क्या होते हैं, तो प्लेटों का खिसकना या विवर्तनिकी के कारण या भ्रंशों की उपस्थिति के कारण हमारा भूकंप आते हैं। इतने फैक्ट दोस्तों आपको मोटे मोटे याद रखने हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो भारत के कुल भूकंपों के 68% भूकंप दोस्तों हमारे उत्तराखंड राज्य में आते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है कि भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील राज्य के रूप में हम उत्तराखंड को जानते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, तो लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं दोस्तों, यह किस किस के मध्य में स्थित है, तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय दोस्तों हमारा महान हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के मध्य में स्थित है, ठीक है, महान हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के मध्य में। अगर हम दोस्तों हिमालय की बात करें तो सबसे दक्षिण में आता है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के उत्तर में आता है दोस्तों मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय के उत्तर में आता है दोस्तों हमारा महान हिमालय या फिर हिमाद्री या फिर बृहत हिमालय, और इसके भी दोस्तों उत्तर में आता है कि हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आते हैं कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय किस किस के मध्य में स्थित है, तो शिवालिक श्रेणियों और महान हिमालय या बृहत हिमालय के मध्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वहीं पर आपसे पूछा था कि महान हिमालय या बृहत हिमालय किस किस के मध्य में स्थित है, तो ट्रांस हिमालय तथा मध्य या लघु हिमालय के मध्य में स्थित है, ठीक है। वहीं आपसे प्रश्न पूछा था कि शिवालिक हिमालय किस किस के मध्य में स्थित है, तो मध्य या फिर लघु हिमालय तथा तराई भाबर क्षेत्र के मध्य में हमारा शिवालिक हिमालय स्थित है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्तमान में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय दोस्तों हमारा कहाँ पे स्थित है, देहरादून में स्थित है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। अब यहाँ से दोस्तों एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग को लेकर। देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, 1767 में, 1767 में दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। कहाँ, बंगाल में, बंगाल में दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों बंगाल से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया, तो दोस्तों 1942 से दोस्तों यह हमारा जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है यह कहाँ, देहरादून में स्थित है। तो देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1942 में हुई थी। लेकिन सबसे पहले भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुई थी, कहाँ पे, बंगाल में। और इसका काम क्या होता है दोस्तों, हमारा
देश में जो प्रत्येक प्रकार के भू सर्वेक्षण के कार्य होते हैं या मानचित्र बनाने के कार्य होते हैं या फिर जो भी सर्वे होते हैं, वनस्पति सर्वे, प्राणी विज्ञान सर्वे या ये सारी सर्वे आदि का सर्वेक्षण करना हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यतः कार्य माना जाता है। ठीक है, और इसके महासर्वेक्षक एवरेस्ट ने 1852 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी का भी मतलब जो एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला को फतेह किया था। इसी कारण उस चोटी को हम वर्तमान में एवरेस्ट चोटी के नाम से जानते हैं। ये से दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम डाक टिकट सबसे पहले किस विभाग ने जारी किया था? तो भारत का सबसे पहला डाक टिकट दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने ही जारी किया था। कब किया था? 1854 में। कब? 1854 में। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट ने एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी को कब फतेह किया था? 1852 में। तभी से इस चोटी को माउंट एवरेस्ट चोटी के नाम से भी जाना जाता है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला 45वां प्रश्न बहुत बार बता रखा है, श्रृंगकंठ दर्रा किन किन के मध्य में स्थित है? तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य में दोस्तों हमारा श्रृंगकंठ दर्रा स्थित है। ठीक है, सारे दर्रे बता चुका हूं, तो अब दर्रे वाला प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थांगला दर्रा या थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो थांगला दर्रा दोस्तों लाला मैंने आपको बताया था जिसके पीछे आता है वह उत्तरकाशी में स्थित है। जैसे कि थांगला, मुलिंगला, नीलंगला और सांगचोकला, यह सभी दर्रे कहाँ स्थित हैं? यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। और उत्तरकाशी तथा तिब्बत के मध्य में स्थित हैं दोस्तों ये दर्रे। किस किस के मध्य में है? उत्तरकाशी तथा तिब्बत के मध्य में दोस्तों हमारे ये दर्रे स्थित हैं, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनें। राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। बिल्कुल सही है दोस्तों, राज्य का जो निचला हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर अधिक आबादी निवास करती है। सही है। अगला है, बाह्य हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है। तो बाह्य हिमालयी क्षेत्र जिसे हम शिवालिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यह मुख्यतः क्या है दोस्तों? वनाच्छादित है, वनों से घिरा हुआ है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे गर्म शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है, भावर क्षेत्र या पात प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं। बिल्कुल सही है। जो भावर क्षेत्र का निर्माण होता है वह मोटे उबड़ खाबड़ कंकड़ पत्थर आदि मोटे बालू युक्त मिट्टी से होता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा सभी दोस्तों इसमें से सही आपके हो जाएंगे। 48वां प्रश्न है, निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? चमोली जनपद का क्षेत्रफल 8030 किलोमीटर स्क्वायर है। बिल्कुल सही है दोस्तों। उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? वह है चमोली। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। पिथौरागढ़ जनपद का क्षेत्रफल 7090 किलोमीटर स्क्वायर है। ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सुमेलित नहीं है। चंपावत जनपद उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल 1766 किलोमीटर स्क्वायर, 1766 किलोमीटर स्क्वायर उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है? चमोली। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है? चंपावत। और राइट आंसर हो जाएगा सुमेलित कौन सा नहीं है? चंपावत, क्योंकि यहाँ पे 1766 होना चाहिए था। अगला दोस्तों 49वां प्रश्न है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो उत्तराखंड जो है दोस्तों वह हिमालय के पूर्व मध्य भाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड हिमालय के पूर्व मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों किसी किसी किताब में आपको पश्चिम मध्य भाग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर प्रोस्पेक्ट में बात करें तो दोनों ही आंसर आपके इसके सही लगते हैं। तो फिलहाल आप इन दोनों में से चूज करके बताइएगा कि सही आंसर क्या है। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा रीजन के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि पूर्व मध्य हिमालय होना चाहिए या पश्चिम मध्य हिमालय होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों कि राज्य का जो दोस्तों 86.07% भाग है यह आपका पर्वतीय भाग है। ठीक है, इसके अलावा जो भाग बचा 13.93% जो भाग है वह राज्य का क्या है? मैदानी भाग है। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो राज्य का कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय क्षेत्र भाग कितना है? 86.07% है। अगला प्रश्न है, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन आता है? ठीक है, तो सामान्यतः वर्षा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो अगर हम बात करें राज्य में, अगर आप दक्षिण से यानी कि नीचे से ऊपर की ओर को आ रहे हैं, तो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि हिमालय की दृष्टि से उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है। सबसे दक्षिण में तराई भाबर क्षेत्र आता है, उसके उत्तर में सबसे दक्षिण में गंगा का मैदानी क्षेत्र आता है, उसके उत्तर में तराई क्षेत्र आता है, उसके उत्तर में भाबर क्षेत्र आता है, उसके उत्तर में दोस्तों शिवालिक क्षेत्र आता है, फिर दूनिया द्वार क्षेत्र आता है, फिर मध्य हिमालय क्षेत्र आता है, फिर बृहत हिमालय क्षेत्र आता है और फिर ट्रांस हिमालय क्षेत्र आता है। अगर हम बात करें नीचे से ऊपर की ओर अगर आप आ रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ आप आ रहे हैं, तो सामान्यतः वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन आता है? तो सामान्यतः वर्षा की मात्रा क्या होती है? दक्षिण से उत्तर की तरफ आने पर घटती है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है दोस्तों? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक हिमालयी क्षेत्र में होती है। ठीक है, शिवालिक हिमालय में होती है। ठीक है, फिर शिवालिक के उत्तर में आप अगर आएंगे कहाँ पे? मध्य हिमालय में आएंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती है। फिर आप आएंगे बृहत हिमालय में, तो बृहत हिमालय में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, इसी कारण आपको याद रखना है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आने पर वर्षा की मात्रा में कमी होती है, जबकि शिवालिक क्षेत्र कहें या फिर तराई बाबर क्षेत्र कहें यहाँ पर वर्षा की अधिक मात्रा पाई जाती है। अगला दोस्तों 52वां प्रश्न है, 52,
53, 54, 55। ये आपके दोस्तों होमवर्क के क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कब होती है और कहाँ पर होती है बताना है। अगर प्रश्न विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य कहाँ से दिखाई देता है, बहुत सरल प्रश्न है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। निम्न में से कौन सी राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उत्तराखंड से निम्न में से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आप लोगों को एक एक चीज़ समझाने की, और आप लोग नोट्स बनाते हुए जरूर चले। जिन लोगों का भी आगे आने वाले एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।